सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत साहनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, किसी भी पेपर के अंदर बहुत अच्छे से आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन से किस प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन याद किए जा सकते हैं, पूरा चैप्टर क्वेश्चन के हिसाब से कैसे रिवाइज किया जा सकता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे हम पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो मैं आज वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है। पहला क्वेश्चन है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, बाइल जूस जो है वो कहाँ पर बनता है, इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखो, इसके अंदर हम 25 क्वेश्चन करेंगे ना, तो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी करेंगे, इसका मतलब 25 क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं, यानी 100 क्वेश्चन तो ये सीधे हो गए। ठीक है, 100 के बाद इनसे रिलेटेड अगर ऑप्शन से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है तो वो कराऊंगा मैं, यानी 25 क्वेश्चन से 200-300 क्वेश्चन तक करवा देता हूँ। आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो बता देना एक बार कॉमेंट करके। यानी 25 क्वेश्चन से वो क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाता है जो आपको कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कवर करते हैं। तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो इसमें एक तो दिया गैल ब्लैडर पित्ताशय दिया है। ठीक है, दूसरा दिया है लीवर यानी यकृत दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया है अग्नाशय। ठीक है, और चौथा ऑप्शन इसने दिया है थाइमस। ये 4 ऑप्शन है, यानी पेंक्रियाज या थाइमस ग्लैंड दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला, पित्तरस। ठीक है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है जी, नहीं होता। यकृत में होता है जी, हो सकता है। अग्नाशय में होता है जी, हो सकता है। थाइमस में होता है जी, हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। इसका मतलब पित्ताशय, नाम से पता चल रहा है पित्तरस का निर्माण पित्ताशय में होता है, नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। पित्ताशय में पित्तरस क्या होता है, स्टोर होता है। पित्त रस का संग्रह करने का काम करता है, टेम्परेरी है, स्टोर करता है, संग्रह करता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, यानी पित्त रस का संग्रह कहाँ पे होता है, तो हमारा पित्ताशय आंसर हो सकता था। निर्माण कहाँ पे होता है, इसकी फॉर्मेशन जो हो रही है वो यकृत द्वारा होती है, यानी पित्त रस का निर्माण इसके द्वारा होता है जी। हाँ जी। अग्नाशय जी आपसे पूछेगा पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसके अंदर होता है। उसके बाद इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है, यही करता है। ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन जो है उसका स्त्रावण भी कौन करता है, अग्नाशय करता है। थाइमस ग्रंथि से क्या होता है जी, ठीक है, थाइमिन नाम का है, क्या होता है जी, हार्मोन स्त्रावित होता है। ठीक है, जो क्या है, टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहलाता है, थाइमस लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, आपसे पूछे टी से बनता है क्या है, थाइमस बनता है। ठीक है, तो याद रखना थाइमस ग्रंथि है ये। अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित। 140 ग्राम के इसके लगभग इसका वेट होता है। ठीक है, और ये क्या है जी, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि वो जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। यकृत में बहुत कुछ होता है। पित्ताशय कहाँ स्थित होता है, ये पूछे तो पित्ताशय लीवर के अंदर स्थित होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, यानी यकृत में स्थित होता है। क्लियर हुई बात। पित्तरस के क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो याद रखना है पित्तरस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन स्त्रावित किसके द्वारा हो रहा है, आप कहोगे जी यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मान कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, होता है। ठीक है, 6.5 इसका पीएच होता है। ठीक है ना, 7.7 इसका पीएच होता है। ठीक है, उसके बाद लगभग 2 इसका पीएच होता है। ठीक है, और आप एक और लिख लो,
लगभग इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.8 होती है पीएच। ठीक है, तो आप बताओगे पीत रस मैंने क्या बताया था, ये क्या है कि एसिडिक है या क्षारीय है, तो आप कहोगे जी एल्कलाइन नेचर का है, बेसिक है, क्षारीय है। अगर क्षारीय है तो इसका मतलब इसका पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7+ होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये क्षारीय है। पीत रस क्षारीय होता है, इसकी पीएच वैल्यू 6.5 नहीं जी, ये याद कर लो लार की होती है। ठीक है, 7 पॉइंट ये आपकी बाइल यानी बाइल जूस बोल दो, पीत रस की वैल्यू होती है। ठीक है, 2 लगभग पीएच वैल्यू किसकी होती है, HCl की पीएच वैल्यू होती है। ये किसकी होती है, अंतर रस यानी इंटेस्टिनल जूस की होती है, अंतर रस की, याद कर लेना। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं जी, खट्टे होते हैं। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है वो क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं। 7 से ज़्यादा वो क्या होते हैं, बिटर यानी कड़वे होते हैं। ठीक है, 7 जो होते हैं वो स्वादहीन टेस्टलेस होते हैं, स्वादहीन होते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। ठीक है, 7 पीएच वैल्यू 2 याद रखनी है आपको जरूरी है। 7 शुद्ध जल जो होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है, और ये पूछा गया 7 पीएच वैल्यू सोडियम क्लोराइड की भी 7 पीएच वैल्यू होती है, नमक की 7 पीएच। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो। पीतरस का रंग कैसा है जी, क्वेश्चन पूछा गया अगला। पीतरस का रंग होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पीत से मतलब पीला होता है, इसका रंग कैसा होता है, पीला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको अगला बताना है। पीत रस जो होता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। पीत रस के अंदर पीत रस का पीला रंग किसकी वजह से होता है, पीला रंग किसकी वजह से होता है। ठीक है, पीला रंग जो है वो किसकी वजह से है, तो आपका आंसर क्या है, रूबिन। ठीक है, बिलीवर्डिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, और एक ऑप्शन में दिया है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। ठीक है, तो ये आपका है, क्लियर हुई बात क्या। तो पीत रस का पीएच वैल्यू, पीएच जो पीला रंग होता है ना, वो पीला किसके कारण होता है, इसके अंदर बिलरुबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बिलरुबिन, यानी इसका पिगमेंट जो होता है, यानी पीत रस का मुख्य वर्णक जो है ना, वर्ण रंग देने वाला वो क्या है, बिलरुबिन है। ठीक है, ये किसका वर्णक है, तो पीत रस का वर्णक है। बिलीवर्डिन, ये भी इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग ये भी वर्णक होता है, लेकिन ये काम क्या करता है, हरा रंग देने का काम करता है, याद रखना। ये पीले रंग का, ये हरा रंग का है। ठीक है ना, निर्माण दोनों का ही, दोनों का नहीं, हीमोग्लोबिन को छोड़ दो, यूरोक्रोम, तीनों का आरबीसी के टूटने से होता है। ठीक है, यूरोक्रोम है जी, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम क्या है जी, ये भी एक वर्णक है जो किस में ज़्यादा पाया जाता है, मूत्र के अंदर, यानी मूत्र का, यूरिन का पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, इसके कारण। ठीक है ना, तो बिलीवर्डिन हरे रंग का होता है, ये किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है, ये यूरोक्रोम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया यूरोक्रोम का निर्माण कौन करता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन किसका वर्णक है, ये भी वर्णक है जी, किसका है जी, आरबीसी का। तो आरबीसी का लाल रंग किसकी वजह से होता है, ये पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसकी वजह से होता है, लोहे के कारण। एक हीमोग्लोबिन में कितने एटम पाए जाते हैं लोहे के, ठीक है ना, 4 एटम पाए जाते हैं, याद रख लेना, 4 क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात क्या, अगर ये बात क्लियर हुई तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देना है, पीत रस का पीला रंग किसकी वजह से है। ठीक है, तो बिलरुबिन, बिलरुबिन अगला क्वेश्चन पूछा गया है। बिलरुबिन की अधिकता से, बिलरुबिन की अधिकता से एक रोग हो जाता है, एक रोग हो जाता है, वो किसे प्रभावित करेगा, किसे प्रभावित, अरे पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ लो, शेयर भी कर दिया करो। कितने आदमी देखते हैं लाइक नहीं करते, जितने भी देख रहे हैं लाइक कर दो। ठीक है, प्यार बनाए रखो और
लाइक कर दिया करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, उतना ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया ब्रेन, मस्तिष्क, दूसरा दिया है अग्नाशय, ठीक है, पैंक्रियाज, उसके बाद इसने दिया लीवर, यकृत, ठीक है, उसके बाद दिया इसने छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। किस अंग को प्रभावित करता है? पहली बात तो इसने ये नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर रोग कौन सा होता है, ठीक है ना, तो इससे बताता हूं, इसकी अधिकता से एक रोग होता है जिसे आप बोलते हो नॉर्मल जॉन्डिस, यानी पीलिया। क्या बोलते हो? पीलिया, यानी रंग पीला हो जाता है, आपके नाखून पीले दिखाई देंगे, ठीक है, आपके आंखें पीली दिखाई देगी, ठीक है, आपकी त्वचा के अंदर येलोविश कलर आ जाएगा, त्वचा भी पीली, स्किन भी पीली दिखाई देगी इसके अंदर, क्योंकि बिलिरुबिन की मात्रा किस में बढ़ गई है, यानी ब्लड के अंदर क्या हो गया है, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से आपकी स्किन वगैरह पीली दिखाई देती है। तो जॉन्डिस किसको प्रभावित करता है? तो आपको पता ही है, लीवर को कौन प्रभावित करता है? पीलिया, ठीक है। पीलिया के बाद हेपेटाइटिस भी लीवर को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस। उसके बाद सीरोसिस भी प्रभावित करता है, सीरोसिस, ठीक है। उसके बाद सिंड्रोसिस भी प्रभावित करता है इसको, सिंड्रोसिस, ठीक है। ये रोग किसको प्रभावित कर रहे हैं? लीवर को प्रभावित करते हैं, याद रखना है हमको। क्या रखना है? याद। क्लियर हुई बात? क्या और भी रोग हैं लेकिन दिमाग खराब करने से। फैटी लीवर, एल्कोहल जो होता है वो किसको ज़्यादा प्रभावित करता है? एल्कोहल भी इसको प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग किसके कारण से हो जाता है? लोहे की दिक्कता से, एल्कोहल की दिक्कता से, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, ठीक है। एल्कोहल ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। छोटी आंत को एक बता ही देता हूँ, टाइफाइड, सोलेमेना टाइफाइड, टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है जी? जीवाणु से होता है। किसको? आंत को प्रभावित करता है। रोग कौन सा है जी? आंत रोग भी बोलते हैं, अंतर रोग या आंत रोग टाइफाइड को बोलते हैं, ठीक है, टाइफाइड। कंटामिनेटेड फूड वगैरह, जो दूषित जल वगैरह, वाटर वगैरह लेने से यह रोग हो जाता है टाइफाइड, ठीक है। कौन से जीवाणु से होता है? टाइफी नामक, यानी प्रदूषित जल के अंदर या भोजन के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है? टाइफी, ठीक है। टाइफी, कौन सा टाइफी? सोलेमेना टाइफी, याद रख लेना। अग्नाशय को इंसुलिन कौन प्रभावित करेगा? डायबिटीज, ठीक है। ब्रेन को एक रोग लिख लेना, ब्रेन को बहुत से रोग हैं लेकिन मेनिंजाइटिस वायरस से होने वाला है। मेनिंजिस जो होती है, इसकी लेयर होती है मस्तिष्क की, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस, ठीक है। वो रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। तो पीलिया किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन 1, बिलिरुबिन की अधिकता, यानी बिलिरुबिन की अधिकता होने से, ठीक है। पीलिया किसको प्रभावित करता है? लीवर को। पीलिया के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? रक्त में बिलिरुबिन की, ठीक है। पीलिया और किसको प्रभावित करता है? तो पीलिया आरबीसी को भी प्रभावित करता है, बता देता हूं मैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और स्प्लीन को भी इसके साथ प्रभावित करता है। कैसे करता है जी? क्योंकि बिलिरुबिन की मात्रा तभी बढ़ेगी ना जब आरबीसी ज़्यादा डेड होनी शुरू हो जाएगी। आरबीसी ज़्यादा डेड होगी स्प्लीन में, और इसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस कौन करेगा? लीवर करेगा। और लीवर पर वजन बढ़ेगा, कोई ना कोई चीज़ का काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये लीवर को प्रभावित करता है, जॉन्डिस। क्लियर बात क्या? बाकी आप लेक्चर देख लो पुराने वाले, लीवर वाला अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बिलिरुबिन बता देता हूँ, सॉरी, ये 600 मिलीलीटर पीतरस प्रतिदिन स्रावित होता है। पीतरस 600 मिलीलीटर होता है पर डे, लिख लेना, प्रतिदिन। पीतरस क्या करता है? पीतरस में पाए जाते हैं जो कुछ सोल्ट यानी लवण पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? वसा का पायशीकरण करने का काम करते हैं। वसा का पायशीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पायशीकरण करने का काम करते हैं, ठीक। वसा में कोई, इसमें एंजाइम नहीं होता कोई भी, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। कोई भी पाचन करने वाला एंजाइम नहीं है, लेकिन ये फैट को फिजिकली रूप से तोड़ने का काम करता है, ठीक है, फिजिकली ब्रेक डाउन करता है। अब आ गया जी आपका
विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, बताइए एक बार। विटामिन ए का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? डिटेल से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ कहीं से भी पढ़े हो आप, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक तो ब्रेन में होता है, लीवर में होता है, अग्नाशय में होता है, पेंक्रियाज में होता है, और उसके बाद बड़ी आंत, ठीक है, त्वचा में लिख लो, त्वचा ही दिया, हाँ स्किन दिया। तो विटामिन ए का निर्माण कहाँ पे होता है? तो विटामिन ए का निर्माण होता है लीवर में। ब्रेन में किसी विटामिन का निर्माण नहीं होता, ना अग्नाशय में होता, ना त्वचा के द्वारा एक विटामिन डी का निर्माण जरूर किया जाता है, विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। क्लियर है, ये बताया मैंने विटामिन वाले में। ठीक है, बीटा कैरोटीन आप लेते हो, गाजर खाते हो, गाजर में विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए नहीं पाया जाता, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, वो आपकी आंत में जाता है, आंत के द्वारा अवशोषित होकर कहाँ चला जाता है जी? लीवर में, और लीवर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है जी? विटामिन ए में। तो विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और ए किसके लिए जी? इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी रतौंधी हो जाता है। ठीक है, जीरोथैलेमिया भी हो जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर क्या है जी? विटामिन ए किसके लिए सहायक है? आंखों के लिए सहायक है, रोडेप्सिन का निर्माण करता है। क्लियर है, आंखों के लिए। रेटिना, इसका रासायनिक नाम क्या है जी? रेटिनोल, रेटिना से संबंधित है, रेटिनोल है। इसमें रेटिना आ रहा है तो याद कर लो, आंख से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। विटामिन ए का भंडारण कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया आगे। भंडारण कहाँ पे होता है, इसका संग्रह कहाँ पे होता है, स्टोरेज कहाँ पे होता है? तो जहाँ बन रहा है वहीं स्टोर होगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा? लीवर। ठीक है, आपसे पूछे वसा में घुलनशील, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ दिया हुआ है, वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ पर भंडारित होते हैं? ठीक है, वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल है वो, घुलनशील विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं, संग्रहित होते हैं, भंडारित होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है कौन सा? तो आपको बताया गया था कीड़ा, याद कर लो इस बात को। यानी ए, डी, ई और के विटामिन कहाँ पे स्थित होते हैं? कीड़ा। ठीक है ना, चिकने पदार्थों पे क्या लग जाता है? कीड़ा। तो विटामिन किस में? वसा में, फैट सोल्यूबल है। तो आपका आंसर क्या होगा? लीवर में, ब्रेन में, ठीक है ना, थायराइड में, और क्या है? अमाशय, स्टमच में, अमाशय, यकृत में, मस्तिष्क में, थायराइड अवटु ग्रंथि में, और अमाशय में। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए का स्टोरेज पूछ ले तो भी किस में है? लीवर में होता है जी। ठीक है, लीवर में। अगर आपसे डी अलग अलग पूछे तो भी इसका, यानी वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है उनका होता है। बी और सी याद रखना, बी और सी जल में घुलनशील है। किसमें? जल में, जिनका लीवर संग्रह नहीं कर सकता, जिनका लीवर संग्रह नहीं कर सकता, याद रखना, क्योंकि ये किसमें है? जल में घुलनशील है। ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ पे होता है? ठीक है ना, क्वेश्चन दिया है, ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है? प्रीवियस ईयर के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन। पहली बात तो ग्लाइकोजन होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट होता है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जी? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है जी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन कहाँ पर भंडारित होता है? अग्नाशय में, छोटी आंत में, ऑप्शन में दिया है बड़ी आंत में, और वह यकृत में। ठीक है, ग्लाइकोजन कहाँ भंडारित होता है? तो ग्लाइकोजन क्या, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या सेलुलर फ्यूल की तरह काम करता है, कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज के ऊपर लगता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन काम करता है, इंसुलिन इसको कन्वर्ट कर देता है किसको? ग्लाइकोजन में।
ठीक है। और ग्लाइकोजन कहाँ पर भंडारित हो जाता है? लीवर में, यकृत में भंडारित होता है, ठीक है ना। किस में भंडारित होता है? लीवर में। और लीवर जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है जब, तो इंसुलिन काम करता है, और कम हो जाती है तो कौन सा हार्मोन काम करता है? ग्लाइकोगॉन। ग्लाइकोगॉन, ग्लाइकोगॉन क्या करेगा? यहाँ से ग्लाइकोजन को उठाएगा और ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा? ब्लड में, रक्त में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो लीवर में, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? ग्लाइकोगोन, ठीक है। ग्लाइकोजन भंडारित क्या होता है? लीवर में। कितना भंडारित होता है? लगभग 100 ग्राम, ठीक है। व्रत वगैरह रखते हो उस समय, व्रत वगैरह रखते हो उस समय कौन सा हार्मोन, जो हमारे शरीर के अंदर कौन सा पदार्थ है जो हमें एनर्जी देने का काम करता है? ग्लाइकोजन, ठीक है ना। ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, एनिमल स्टार्च, ठीक है, यानी जंतु स्टार्च भी कहा जाता है, याद रखना। क्योंकि स्टार्च, आपसे पूछे स्टार्च का भंडारण कहाँ पे होता है? पौधे किस रूप में भंडारित करते हैं? तो भी आपका आंसर क्या रहे? तो स्टार्च रहेगा। जंतु आ जाए, जंतु भोजन किस रूप में संग्रह करते हैं? ग्लाइकोजन में। कहाँ संग्रह करते हैं? यकृत में, ठीक है। ये बात भी होगी। लोहा कहाँ पर भंडारित होता है? ठीक है। तो भंडारित वाले क्वेश्चन जितने हैं मैं इसको एक साथ करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा लोहा कहाँ भंडारित होता है? यकृत के अंदर। कॉपर कहाँ भंडारित होता है? यकृत के अंदर, ठीक है। कॉपर, पोटेशियम, लोहा सारे भंडारित कहाँ पे हो रहे हैं? भंडारित का नाम आ जाए तो एक बात याद रखना, मोस्ट ऑफ बात याद रखना, लीवर में। आयोडीन पूछ ले तो थायराइड बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है LFT किससे संबंधित है? LFT किससे संबंधित है? किससे देता है? किससे रिलेटेड है LFT? फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, फुल फॉर्म है फिर तो पता ही चल जाएगा। लीवर से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, ठीक है, छोटी आंत से संबंधित है, स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित है, और बड़ी आंत से संबंधित है। तो लीवर किससे संबंधित है? LFT। LFT की फुल फॉर्म होती है लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी लीवर फंक्शन ठीक से कर रहा है, काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, कार्य को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? LFT एक टेस्ट किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। वो किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, आउटू, पीयूष, यकृत, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना 1 मिनट। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं इतने, ठीक है। फाइब्रोनोजन का निर्माण कौन करता है? फाइब्रोनोजन का निर्माण कौन करता है? ठीक है। क्वेश्चन A का आंसर है लीवर बता देना, B है WBC, C है स्प्लीन, ये प्लिया या तिल्ली बोलते हो आप, 1-2 नाम लिख देना चाहिए ऐसे जो रिपीट होते हैं, और D है आपका ब्लड, रक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेपेटोलॉजी किससे संबंधित है? हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन है? ब्रेन का, फेफड़े यानी लंग्स का, यकृत का, लीवर का, और किडनी का, ठीक है। तो आप बताओगे पहला क्वेश्चन का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी ग्रंथि, आपसे पूछे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो हो गया अग्नाशय,
इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्त्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? बड़ी, तो ऑटो हो गया। पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ले, छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि का आंसर होगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बड़ी ग्रंथि में ग्रंथि अगर पूछ ले बहिस्त्रावी सबसे बड़ी कौन सी है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? लीवर होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। क्लियर हो गया क्या? तो यानी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यज्ञाशय होती है, और सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? आउटो थायराइड होती है, गले में स्थित होती है, तितली बटरफ्लाई जैसी होती है। ठीक है, एच शेप भी बोलते हैं उसको। क्लियर है? हेपेटोलॉजी किससे संबंधित है? ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है जी, स्टडी ऑफ ब्रेन। लंग्स का लॉजी कहलाता है। ठीक है, लीवर का हेपेटोलॉजी कहलाता है, और किडनी का नेफ्रोलॉजी कहलाता है। हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना ये। ठीक है, आपसे पूछ ले हेपेटिक वेन किससे संबंधित है? हेपेटिक आर्टरी किससे संबंधित है? हेपेटोसाइट सेल किससे संबंधित है? ठीक है, सारी बात देनी है आपको। हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हेप्टिक धमनी किससे संबंधित? हेप्टिक सीरा किससे संबंधित है? हेप्टिक धमनी किससे संबंधित है? ठीक है, हेपेटोसाइट क्या है? हेपेटोसाइट। ठीक है, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? लीवर से संबंधित है। हेपेटोलॉजी और हेपेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? हेपेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन के आंसर दे देना। ठीक है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो ये यूनिट ऑफ ब्रेन को कहा जाता है, यानी मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन है। इसके नाम पे पड़ा है न्यूरोलॉजी, ब्रेन का अध्ययन। ठीक है, लंग्स पल्मोनोलॉजी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी किससे संबंधित है? पल्मोनरी वेन किससे संबंधित है? पल्मोनोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? लंग्स से। किडनी नेफ्रॉन क्या पाई जाती है? इसकी यूनिट है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन इसकी इकाई होती है जो क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। तो नेफ्रॉन से आप नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, नेफ्रॉन और ये चीज़ किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। नेफ्रेटिस रोग किससे संबंधित है? तो नेफ्रेटिस नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आने के कारण होता है। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हो, सारा चैप्टर क्वेश्चन के साथ कौन सा भी ऑप्शन आ जाए आप टिक कर सकते हो, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, फाइब्रोनोजन कहाँ निर्माण होता है? तो फाइब्रोनोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? इसका आंसर होगा लीवर के द्वारा। ठीक है ना, स्प्लीन के द्वारा क्या होता है? छोड़ दो। ठीक है, स्प्लीन के द्वारा भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है, और रक्त में भी किसका? आरबीसी का मेनली। भ्रूण अवस्था में एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी की जो फॉर्मेशन हो रही है ना, एरिथ्रोजेनेसिस हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? स्प्लीन के द्वारा। इसे बाद में क्या कहा जाता है? इसे कब्रिस्तान ब्लड ऑफ बैंक भी कहा जाता है, बैंक ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। रक्त छोड़ दो। तो लीवर के द्वारा किसका? फाइब्रोनोजन है क्या जी? प्रोटीन है। क्या है जी? प्रोटीन है। और इस प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है जी? लीवर कर रहा है। काम क्या करता है जी? ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरिया साइकिल। यूरिया चक्कर किस अंग में, ठीक है, घटित होता है? तो यूरिया साइकिल लिख लेना लीवर में। ठीक है, यूरिया
आप जब अमीनो एसिड लेते हो उसमें क्या पाया जाता है, एक चेन पाई जाती है H2N अमीनो साइड। जब ये ब्रेक डाउन होकर अलग टूटती है तो बाकी ऐसी ऐसी चेन पाई जाती है, आपको पता भी है, ठीक है। H हो गया, इसमें C अल्फा कार्बन हो गया और इसके अंदर R एक साइट होगी। ये टूट कर किस में बदल जाती है, अमीनो एसिड प्रोटोलाइसिस होता है ना, यानी प्रोटीन का टूटता है तब, तो ये बदल जाती है आपकी, इसको लीवर बदल देता है अमोनिया में, अमोनिया में, ठीक है। और फिर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला के इसको बदल देता है यूरिया में। तो यूरिया साइकिल कहाँ पे चल रहा है, लीवर में चल रहा है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर करता है। यूरिया का निर्माण कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर कर रहा है, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। लीवर जो होता है ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, किसको, बहुत सी चीज़ें जो टॉक्सिक होती है हमारे शरीर में उनको, ठीक है। लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन आपका, बताना आप, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। बात खत्म हुई। अगला क्वेश्चन है, बताइयो रे, जल्दी से बताओ क्या हो गया है तुमको आजकल, आंसर नहीं देते हो, ठीक है, पगला गए हो। तो पगलाना नहीं है हमें। आरबीसी की मृत्यु के बाद इसे नष्ट किस अंग द्वारा किया जाता है, ठीक है। लीवर के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, स्प्लीन के द्वारा, बोन मेरो के द्वारा, ठीक है, ब्रेन के द्वारा, दिमाग के द्वारा, ठीक है, छोटी आंत के द्वारा, अरे छोटी आंत कहाँ गए, यकृत के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा के द्वारा, स्प्लीन यानी तिल्ली बोल दो, स्प्लीन बोल दो, प्लीहा बोल दो। एक बात यहाँ से याद करो, आपकी हड्डी होती है, हड्डी में बोन मेरो होती है, अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में होती है लाल अस्थि मज्जा, अंजी होती है। लाल अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण। आरबीसी के 120 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसकी हो जाती है मृत्यु। कहाँ पर जाके, स्प्लीन यानी प्लिया के अंदर, और फिर वो चली जाती है आपकी लीवर के अंदर। लीवर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, यानी इसको तोड़ दिया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन को तोड़ के ग्लोबिन अलग हो जाता है और हिम अलग हो जाता है, ठीक है। हिम के द्वारा बनाया जाता है बाइल जूस, बिलिरुबिन, बाइलवर्डिन, यूरोक्रोम। यह किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा, ठीक है। और ग्लोबिन प्रोटीन को अलग तरीके से डील करती है, इसको प्रोटोलाइसिस करके क्या कर दिया जाता है, इसको शरीर में अलग तरीके से एनर्जी वगैरह के लिए यूज कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे हो, हड्डियों में। हड्डियों के किस भाग में, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कौन सी, लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में किसका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण होता है। पीली अस्थि मज्जा में नहीं होता है, एक बुक में गलत दिया हुआ है, डाउट आएंगे फिर, ठीक है। पीली अस्थि मज्जा में क्या होता है, फैट वगैरह का स्टोरेज होता है, कैल्शियम वगैरह का और अदर मिनरल जो होते हैं उनका। जीवन काल 120 दिन होता है। स्प्लीन में मृत्यु होती है, ठीक है। और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है ना। और बोन मेरो में जो आरबीसी के निर्माण में सहायक है ना, वो क्या है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, जो कहाँ से स्त्रावित होता है, जो किडनी से स्त्रावित होता है, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन है क्या, किडनी का जो
आरबीसी के निर्माण में भी सहायक। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आरबीसी की मृत्यु से नष्ट करने वाला अंग कौन सा है? लीवर, 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 लीवर। ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा नहीं होती, बोन मैरो में तो निर्माण होता है बेचारी, ये तो कुछ नहीं करती, निर्माण होता है आरबीसी का। स्प्लीन क्या करता है? मृत्यु करवाता है इसकी, इसलिए इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। आपसे पूछे आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्लीहा। मृत्यु के बाद नष्ट कहाँ होता है? यकृत में। डील करना। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? भ्रूण अवस्था में, भ्रूण एम्ब्रियो, याद रखो। तो स्प्लीन के द्वारा निर्माण होता है और यकृत के द्वारा, दोनों के द्वारा ही निर्माण होता है आरबीसी का। बात क्लियर हुई क्या? अगर ये बात क्लियर हुई, आप तो आप हो जी, लाइक करते नहीं हो, शेयर भी नहीं करते हो, क्वेश्चन चाहते हो मजेदार। ठीक है, कुफर सेल कहाँ पाए जाते हैं? होगी कितने की हुई है? ठीक है, थोड़ा टाइम हो गया अभी तक तो। ठीक, अभी तक तो क्वेश्चन रहते हैं। चलो क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करने की सोचते हैं। कुफर सेल कहाँ पाए जाते हैं? कुफर कोशिका कहाँ पाई जाती है? कुफर, कुफर, कुफर कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? लीवर रहेगा। बता देता हूँ मैं। किस में पाई जाती है? यकृत में। काम क्या करती है जी? फेगोसाइट की तरह काम करती है, फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करती है। फेगोसाइटिक का मतलब, फेगो का मतलब खाने वाला। किसको खाने वाला जी? किसको खाने वाला? किसको खाने वाला? बैक्टीरिया वगैरह, पैथोजन को खाने वाला। ठीक है ना, जो क्या होते हैं फॉरेन सेल वगैरह या एंटीजन वगैरह को एंट्री करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करता है। सीधी सी बात लिख लो, जीवाणुओं, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और क्या करता है जी? ये करता है डिटॉक्सिफाई करने का काम। ठीक है, डिटॉक्सिफाई यानी कम जहरीला बनाने का काम करता है। कुफर सेल कहाँ पाए जाते हैं? कुफर सेल, कुफर सेल, कुफर सेल, कुफर सेल, जो क्या करते हैं? जीवाणुओं को मारते हैं, हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं, यकृत में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में क्वेश्चन है, हमारे शरीर में, स्पीड से कर रहे हैं, शरीर में सबसे ज्यादा पुनर्भुदन की क्षमता किस अंग की कोशिका में होती है? ब्रेन में, दिमाग की कोशिका में, लीवर की कोशिका में, अग्नाशय की कोशिका में, किडनी की कोशिका में। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन। पुनर्भुदन का मतलब है रीजनरेशन, दोबारा निर्माण होना, रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा किस के सेल में होती है? ब्रेन में। आपसे पूछे सबसे कम किस में होती है ना, तब तो क्वेश्चन आपका ब्रेन रहेगा, और सबसे ज्यादा किस में होती है? इसमें। ब्रेन का एक न्यूरॉन खराब हो जाए ठीक नहीं होगा, और इसका 95% भाग भी खराब हो जाए तो भी ठीक होने के चांसेस रहते हैं लीवर के। ठीक है, तो लीवर के अंदर क्योंकि उसके सेल रीजनरेट जल्दी करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी वो ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी वो डिवीजन करके नए सेलों का निर्माण कर सकते हैं, कुछ सेल ही लीवर के। यानी आप लीवर का 60-70% हिस्सा दान भी कर देते हो तो भी लीवर 14 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। इसलिए पुनर्भुदन की क्षमता सबसे ज़्यादा लीवर में। सबसे ज़्यादा काम शरीर में कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। फंक्शन, अनेक प्रकार के फंक्शन, 500+ क्रियाएं होती है इसके अंदर, एक्शन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, किसमें? लीवर में। ब्रेन क्या काम कर रहा है ये आपको पता है, ये ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें सबसे कम पुनर्भुदन की क्षमता होती है। क्लियर हुई बात क्या? जैसे छिपकली की पूंछ है ना, लिजार्ड की जो टेल होती है, उसी प्रकार से उसे काट दिया जाए तो वो वापस आ जाती है कुछ दिनों बाद, तो वो भी लीवर के अंदर कोई कुछ हिस्सा काट दिया जाए दोबारा बन जाता है, उसे रीजनरेशन पावर बोलते हैं। क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन है,
शेयर कर दिया करो जी, बहुत अच्छा लगता है, लाइक कर दिया करो और भी मज़ा आता है, ठीक है ना। हेमोपोइसिस बिल्रुबिन यूरोक्रोम। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा, ठीक है। आज यही ख़त्म करते हैं। छोटे से अंक से कितने क्वेश्चन बन गए देखो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए ये, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस लिख लो इस बात को, ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रक्रिया किस अंग द्वारा की जाती है? आंसर देना है। अरे लीवर चल रहा है, लीवर ही आंसर है, क्लियर। लीवर है क्या जी? ग्लूकोज के लिए प्रयोग होता है, न्यू के लिए प्रयोग होता है, जिनेसिस प्रोडक्शन के लिए प्रयोग होता है, फॉर्मेशन के लिए प्रयोग होता है, निर्माण के लिए। यानी एक तो ग्लूकोज है इसके अंदर, इस बात से डरना नहीं है। नियो नया है, ठीक है। जिनेसिस निर्माण कर रहा है, यानी कोई ग्लूकोज का नई चीज से निर्माण कर रहा है, उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की क्या हो जाए, कमी हो जाए। अब आपने ग्लूकोज नहीं लिया, आपने कोई ऐसा पदार्थ नहीं खाया जिसके अंदर क्या था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, स्टार्च नहीं था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, क्या नहीं था, फ्रक्टोज नहीं था। उसके बाद आप ऐसी चीज़ें भी, माल्टोज नहीं था, लैक्टेज नहीं था, लैक्टोज नहीं था, तो क्या होगा आपके शरीर में, क्या हो जाएगा आपके शरीर में, किसकी कमी हो जाएगी? ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर ग्लूकोज की कमी हो गई तो क्या होगा, आप शरीर में ग्लूकोज नहीं है तो लीवर बेचारा क्या करेगा, अब अपना काम शुरू करेगा। आपके शरीर में अमीनो एसिड है जी, फैटी एसिड है जी, यानी अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल आपके शरीर में है, ठीक है। और क्या है जी, ग्लिसरॉल भी है, ग्लिसरॉल, ठीक है, ये भी लिख लो, ग्लिसरॉल। ये चीज़ है ना, ये आपके शरीर में पड़ी है, ग्लूकोज तो नहीं है। अब आपको ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ करेगा। लीवर कहेगा मरने नहीं दूंगा जब तक आपके शरीर में अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल पड़ा है। ये क्या करेगा, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और इनका क्या करेगा, अभी लिपोलाइसिस कराएगा इसका, यानी लाइसिस का मतलब तोड़ेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको ग्लूकोज में, सभी को ग्लूकोज में। इसका क्या कराएगा, प्रोटोलाइसिस करवाएगा, यानी इसको तोड़ के ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है। लिपोलाइसिस दोनों का, ये दोनों ग्लूकोज में। यानी लीवर द्वारा अमीनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का निर्माण करना प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी इन पदार्थों से एक नया पदार्थ बनाना, ग्लूकोज, ठीक है। जो आगे जाके क्या देगा, रक्त में मिल जाएगा, और रक्त में मिलने के बाद ये सेल में जाएगा, और सेल में जाकर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने के बाद ये
38 ATP ऊर्जा देगा हमें। तो ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का काम करता है। ग्लूकोज सेलुलर फ्यूल या कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन होकर ही ऊर्जा मिलती है। और अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो इन चीज़ों से भी लीवर क्या बना सकता है? ग्लूकोज बना सकता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और बना देंगे, कभी ना कभी तो अच्छी लगेगी, ठीक है। आप जितनी हेल्प करोगे, जितने भी, क्योंकि जो स्टूडेंट डेली कमेंट करते हैं ना, उनके नाम याद है मेरे को, ठीक है। जिस दिन स्पेशल डिस्कशन करने के लिए आऊँगा सभी के नाम बोलूँगा। लिख रखे हैं मैंने, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। जो स्टूडेंट डेली कमेंट करता है, रिप्लाई मैं करता हूँ, मुझे एक एक के नाम याद हैं, ठीक है। उन्हें स्पेशल धन्यवाद दिया जाएगा एक दिन। आप किया करो, कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगे बता दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किताबों से खेलते रहिए, एक दिन नौकरी लग जाएगी। प्यार कीजिए किताबों से, मज़ा आएगा। धोखा मिलने की संभावना नहीं है। अपनी किताबें सबसे प्यारी दोस्त हैं, ये मान के चलिए। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाते, जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब लग गए उस दिन के बाद तो अपने आप प्यार हो जाएगा किताबों से, ठीक है ना। तो इनका धन्यवाद कीजिए, जो आपको पढ़ाते हैं उनका धन्यवाद कीजिए, जहाँ से भी आप कुछ सीख रहे हैं। जिस दिन आप जॉब लगो तो आपका एक दायित्व जरूर बनता है, सेल्फिश मत बनिए। किसी ने आपको कुछ भी पढ़ाया, थोड़ा सा भी पढ़ाया, आज से 3 साल पहले भी पढ़ाया, एक बार उनको थैंक यू ज़रूर बोल देना, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में, हो सकता है आप 80 नंबर लेने के काबिल होंगे और मेरिट 81 की गई होगी, तो 1 नंबर हो सकता है किसी भी आदमी की वजह से आया, ठीक है ना। यानी 80 की मेरिट गई, आपके नंबर 81 आ गए मान लो, तो 1 नंबर या 2 नंबर जो किसी न किसी की वजह से आया, ज़रूरी नहीं है मैंने साइंस पढ़ाई है तो 80 मेरे क्रेडिट जाएगा, नहीं जाएगा। 80 के पूरे नंबर लेने में जिन जिन का हाथ रहा है सभी को क्रेडिट जाना चाहिए और उनको धन्यवाद कह दिया करो। कुछ नहीं जाता, वो खुश हो जाएंगे और आगे आने वाले बच्चों को और दिल से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उनकी हेल्प करने का दिल करेगा। कोई जॉब लग जाता है उसके बाद कोई कहता भी नहीं है मैं मेरी हेल्प से लगाऊं। मेहनत आपकी है 100 की 100, ये नहीं है मास्टर हेल्प कर रहा है। मेहनत आपकी है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाया होगा, तो उसका धन्यवाद कर दीजिएगा। कोई भी हो, चाहे मेरा नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का, ठीक है। और सबसे पहले अपने माँ बाप को थैंक यू बोलिएगा कभी भी जॉब लग जाओ आप, ठीक है। क्योंकि उनसे बड़ा जो कोई नहीं हो सकता आपके जीवन में, जो आपके लिए इतना कुछ कर सकता है। आप किसी को निस्वार्थ